बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मरने के बाद भला रूह को जख्मी कौन कर सकता है? फरहाद ने तायद में सर हिलाकर कहा, वाकई जब मैं मर चुका हूँ तो ये मुझे और क्या मारेगी। अब चलाओ गोली, अब मैं धमकी में नहीं आऊंगा। सोनिया ने कहा, तुम्हें इनकी उल्टी बातें समझ में आ गईं। ये समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें गोली मार ही नहीं सकती। वो स्टेन गन को शाने से लटका कर दूसरे दरवाजे की तरफ गई। इसके हैंडल को थाम कर खोला तो वो खुल गया। दूसरी तरफ भी एक कमरा था, वहाँ रिहायशी सामान था मगर वो खाली था। मैं समझ रही थी पोमी पहले दरवाजे के पास नहीं मिली, दूसरे दरवाजे के पीछे होगी, मगर वो नहीं थी। सोनिया शायद किसी दूसरी जगह पहुंच गई थी। मैंने कहा, ताज्जुब है, पोमी ऐसे ही एक आहनी दरवाजे के पास खड़ी थी, फिर कहाँ चली गई? तुम इसके पास जाओ मगर फौरन आ जाना। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की। पोमी वैसे ही एक आहनी दरवाजे के पास से हटकर दूर खड़ी हुई थी। मेरी इतला के मुताबिक इंतजार कर रही थी कि सोनिया फायरिंग करके दरवाजा खोलेगी। मेरे मुखातब करने पर इसने पूछा, देर क्यों हो रही है? क्या फरहाद भी साथ है? हाँ, दोनों साथ आ रहे हैं। सोनिया ने दरवाजे पर फायरिंग की थी मगर वो कोई दूसरी जगह है। पोमी ने मायूसी से पूछा, क्या फरहाद मेरे पास आते आते फिर बिछड़ गया है? शायद ना बिछड़ा हो, सोनिया के साथ इसी फैक्ट्री के किसी दूसरे हिस्से में हो। मैं इनके पास जाकर मालूम करती हूँ, मगर मैं ना जा सकी। इस आहनी दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज आई थी। पोमी ने कहा, रुक जाओ, ये दरवाजा खुल रहा है। मुझे जरा इत्मीनान हुआ। सोनिया शायद पोमी को ढूंढती हुई इस आहनी दरवाजे तक आ गई थी, लेकिन जल्द ही अपने अहमकाना ख्याल का पता चला। सोनिया तो फायरिंग के जरिए दरवाजे खोलती आ रही थी, जबकि आने वालों ने चाबी से दरवाजा खोला था। वो पोमी को देखकर ठिठक गए। इस शख्स ने पूछा, कौन हो तुम? मैं आवाज से पहचान गई। वो पांचों में सबसे बड़ा भाई था। इसके साथ एक नोखेज दोशीजा थी, बेहद हसीन थी मगर चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं समझ गई वो जोजो थी। मैंने कहा, पोमी, इसके साथ जो लड़की है इसे बोलने पर मजबूर करो। पोमी ने कहा, मैं यहाँ नई स्टेनोटाइपिस्ट हूँ। आप दोनों कौन हैं? मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगा था। पोमी फौरन साथ चलते हुए बोली, क्या तुम मिस्टर आर्मरूड हो? क्या ये तुम्हारी बेटी है? मैं मुलाजमों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। यू शट अप एंड गो अवे फ्रॉम हेयर। पोमी ने मुझसे पूछा, क्या लड़की का नाम जानती हो? मैंने कहा, जोजो। वो मालकाना शान से जोजो के साथ जा रहा था। पोमी ने पीछे से चीख कर कहा, जोजो सांप है। जोजो ने घबरा कर चीख मारी। भाई आगे जा रहा था। वो उछलकर इसकी गर्दन में बाहें डालकर लिपट गई। खौफजदा होकर बोली, सांप कहाँ है? इसे मारो, वो मुझे काट लेगा। क्योंकि वो भाई बहन तय खाने में सांपों का तमाशा करते रहते थे, इसलिए इन्हें यूं लगा जैसे वाकई कोई सांप डसने लगा हो। जाने क्यों वो सब जोजो को बेहद प्यार करते थे। वो इसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ एक कुर्सी पर चढ़ गया। इसके बाद फर्श को दूर तक देखने लगा। पोमी हंस रही थी। वो कुर्सी से उतरकर जोजो को अलग करते हुए बोला, यू डर्टी गर्ल, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने मजाक नहीं किया है। अभी यहाँ एक सांप था, मैंने देखा, वो उड़ता हुआ जोजो के दिमाग में घुस गया है। जोजो बेइख्तियार हंसने लगी। वो पलटकर हैरानी से जोजो को, क्या बात है बेबी? वो हंसते हुए बोली, शीबा मेरे दिमाग को गुदगुदाए जा रही है, मुझे हंसी आ रही है। इसे यकीन नहीं आ रहा था, फिर भी परेशान होकर बोला, जोजो क्या कह रही हो? मैंने पोमी की जुबान से कहा, मिस्टर आर्मर, तुमने सोनिया को जोजो का लहजा सुनाने का मौका नहीं दिया था। मैंने अब सुन लिया है। वो तेजी से जोजो के पास गया, फिर इसे बेखींच कर अपने बाजुओं में छुपाते हुए बोला, नहीं, तुम झूठ कहती हो। तुम इसके दिमाग में नहीं आ सकती। ये मेरी बहन है, मगर हम तीनों भाइयों ने इसे बाप बनकर पाला है। हम इसे फूल की तरह रखते हैं। मैं इस फूल के दिमाग में हूँ, मगर अभी कांटे की तरह नहीं चुभ रही हूँ। मुझे यकीन है तुम मुझे चुभने पर मजबूर नहीं करोगे। तुम क्या चाहती हो? तुमसे बहुत कुछ चाहना है। फिलहाल ये बताओ, सोनिया और फरहाद कहाँ है? तुम यकीन करो, मैं नहीं जानता कौन किस रास्ते से फरार हुआ है। मुझे सिर्फ जोजो की फिक्र थी। मैं इसे लेकर जिस रास्ते से आया हूँ, इसे तुमने देख ही लिया है। तुम्हारी एक बहन और 3 भाई कहाँ हैं? वो अहम मशीनें लेकर किसी और रास्ते से निकल गए होंगे। आखिर कितने खुफिया रास्ते हैं? 4 हैं। एक रास्ता मेरी बहन रोजीना की ख्वाबगाह तक ले जाता है, दूसरा रास्ता अभी तुमने देखा है। ये मेरी जाती फैक्ट्री है, यहाँ कोई मुझ पर शुबा नहीं कर सकता है। बाकी 2 रास्ते कहाँ हैं? मैं कुछ
नहीं छुपाऊंगा, तीसरा रास्ता इस गार में से निकलता है जहाँ मास्टर की और रोजीना की मुलाकात हुई थी। चौथा रास्ता एक आधा घंटे बाद बताऊंगा। मैं समझ गई उस चौथे रास्ते से अहम मशीनें किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जा रही हैं। यही बात है ना? तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मुझे अपने दिमाग में आने दो, नहीं मैं सांस रोक लूंगा, तुम्हें उन मशीनों तक पहुंचने नहीं दूंगा। क्या मैं जोजो के दिमाग से मालूम नहीं कर सकती? मेरी बहन मासूम और नादान है, इसका जहन बचकाना है। ना हम इसे अहम बातें बताते हैं, ना ये किसी अहम मामले में दिलचस्पी लेती है। मैं चंद लम्हों तक जोजो के दिमाग की इस नादानिस्तगी में टटोलती रही। वाकई वो अपनी बहन रोजीना और तीनों भाइयों के मामलात को नहीं समझती थी। मैंने कहा, मिस्टर आर्मर, क्या तुम चाहते हो मैं जोजो को परेशान करूं? तुम जानती हो हम बेबी को कितना चाहते हैं, तुम ये भी देखती आ रही होगे। हम फरहाद को किसी वक्त भी खत्म कर सकते थे, मगर खास मकासद के लिए दोस्त बनाकर जिंदा छोड़ दिया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसका काम तमाम कर दूं? मैं सोच में पड़ गई। कम वक्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा था। बेशक शुबा फरहाद ब्रेन वॉशिंग के बाद इनके रहमो करम पर था। मैंने कहा, पोमी, मुझे सोनिया ने जल्दी आने के लिए कहा था, मैं यहाँ के मामले में उलझ कर रह गई, तुम इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मैंने फरहाद के पास पहुंचकर देखा वो थर्माकोइल और फलसफी ह्यूगो वगैरह के साथ एक फोर्ड वैगन में सफर कर रहा था। मैंने इससे पूछा, सोनिया कहाँ है? वो नालायक है, मैं उसे छोड़कर आ गया हूँ। कहाँ छोड़ा है? मुझे नहीं मालूम, जाओ यहाँ से। इसने सांस रोक ली। मैं बाहर निकल गई। दूसरे ही लम्हे सोनिया के पास थी। पहले चुपचाप मालूम करने लगी, आखिर वो दोनों कैसे बिछड़ गए। पता चला वो फरहाद को थर्माकोइल और फलसफी ह्यूगो वगैरह के साथ इस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में गई थी। दूसरे कमरे में कोई नहीं था, मगर वहाँ रिहायशी सामान की मौजूदगी से दूसरों की मौजूदगी का पता चलता था। फिलहाल इसे कोई नजर नहीं आया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। वहाँ खिड़कियों और दरवाजों के पट आहनी थे, तमाम खिड़कियां बाहर से बंद थीं। इस मकान का महल्ले को मालूम करने के लिए खिड़कियों को तोड़ना जरूरी था। इसे पता चला वो घूम फिर कर इन्हीं चारों कमरों में आ रही है। बाहर निकलने के जितने दरवाजे थे वो मुकफ्फल थे, यानी वो किसी मकान में फरहाद वगैरह के साथ कैद हो गई थी। वो तेजी से चलती हुई फरहाद की तरफ जाने लगी ताकि इन मुकफ्फल दरवाजों पर फायरिंग करके वहां से निकल सके। जब वो कमरे में पहुंची तो वो खाली था। फरहाद और इसकी साथी रूहें नहीं थी। इसी वक्त बाहर से किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई एक मुकफ्फल दरवाजे के सामने आई, इसके लॉक पॉइंट पर फायरिंग की, फिर हैंडल को पकड़कर दबाया तो दरवाजा खुल गया, मगर रास्ता नहीं था। एक बड़ी सी अलमारी दरवाजे से लगाकर रख दी गई थी। इसने फौरन ही स्टेन गन को एक तरफ रखा, फिर दोनों हाथों से अलमारी को हटाने की कोशिश करने लगी। वो बहुत वजनी थी। पता नहीं इसके अंदर क्या सामान भरा हुआ था। ज्यादा जोर लगाने पर वो हिल जाती थी, मगर सरकती नहीं थी। वो स्टेन गन उठाकर एक खिड़की के पट पर फायर करने लगी। पट खुल गया। इसके साथ ही हल्का हल्का सा धुआं अंदर आने लगा। खिड़की के साथ एयर कंडीशन की तरह कोई मशीन लगी हुई थी, इसमें से धुआं निकल रहा था। वो दौड़ती हुई इस कमरे से निकल गई। इसने दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो नुकसान पहुंचाने वाला धुआं दूसरे कमरे में न आए। वो इधर से उधर भागती जा रही थी। एक और मुकफ्फल दरवाजे पर पहुंचकर फायरिंग की। वो भी खुल गया, मगर खुलते ही दरख्त की कई शाखें अंदर आ गई। इन्होंने रास्ता रोकने के लिए एक दरख्त को काट कर दरवाजे के सामने गिरा दिया था, मगर रास्ता पूरी तरह न रुक सका था। दरख्त का तना आधे दरवाजे को घेरे हुए था। वो पत्तों और शाखों को हटाते हुए बाहर निकल गई। ताजा हवा में पहुंचते ही यूं महसूस हुआ जैसे मुद्दतों बाद खुले आसमान के नीचे आई हो। वो मकान एक पहाड़ी के दामन में था, गोया वही पहाड़ी सिलसिला था जो लेडी रोजीना के फार्म से मिलता था। वो मकान के सामने वाले हिस्से में थी। दूर तक एक कच्ची सड़क जाती हुई दिखाई दी। पहियों के निशानात साफ तौर पर देखे जा सकते थे। वहाँ से कई गाड़ियां गई थी। मैंने कहा, इन 5 बहनों में बड़े भाई का नाम अमरूद है। इसने बताया कि पाताल दुनिया से 4 रास्ते बाहर निकलते हैं। सोनिया सुनती जा रही थी और मकान के इतराफ एक चक्कर भी लगा रही थी। मैंने कहा, एक रास्ता लेडी रोजीना के ख्वाबगाह तक ले जाता है। दूसरे रास्ते पर पोमी खड़ी थी, वहाँ से आर्मर अपनी बहन जोजो के साथ नमूदार हुआ था। तीसरा रास्ता इस गार से निकलता है जहाँ मास्टर की और रोजीना की मुलाकात हुई थी, और चौथा रास्ता ये है जहाँ तुम हो। वो लोग यहीं से वो अहम मशीनें निकाल कर ले गए हैं। सोनिया ने कहा, वो ले जाने में कामयाब हो गए हैं। मैं इनका ताक़ब नहीं कर सकती। यहाँ न कोई आदमजाद है, न सफर का वसीला। रेड पावर के बाद से बोलो मेरे लिए गाड़ी भेज दे, मगर पहले फरहाद की खैरियत मालूम करो। मैं फिर फरहाद के पास पहुँच गई। इसने खुश होकर पूछा, मेरे दोस्त क्या तुम हो? हाँ मैं दोस्त हूँ। उसने नागवारी का इजहार किया, फिर सांस रोक ली। मैं फलसफी ह्यूगो के दिमाग में पहुँच गई। इसकी खोपड़ी में फलसफा कह रहा था। सामने वाली सीट पर थर्माकोइल को खूबसूरत असिस्टेंट बैठी हुई थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी।
असिस्टेंट का हौले हौले हिल रहा था, जैसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो होंठों पर जुबान फेरते हुए फलसफियाना अंदाज में सोचने लगा, क्या एक रूह दूसरी रूह को गले लगा सकती है? इसका फलसफा ये था कि एक दरिया दूसरे दरिया से मिल सकता है, यानी पानी पानी से और हवा हवा से मिल सकती है, मगर आदमी पानी को गले लगाना चाहे तो वो इसे भगोकर जमीन पर पहुंच जाएगा। हवा को बाहों में लेना चाहे तो वो बाहों में नहीं समाएगी, बदन को छू कर गुजर जाएगी। योगों ने पाताल दुनिया में किसी औरत को छू कर नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ रूहें ठंडी थी। जिंदा इंसानों की दुनिया में पहुंचते ही वो गर्म हो रहा था, इसलिए तमाम फलसफियाना सोचे एक औरत के गर्द मंडला रही थी। मैं इसके जरिए विंड स्क्रीन के पार और पीछे गुजरने वाले रास्ते को देखती जा रही थी। आगे पीछे दूसरी गाड़ियां नहीं थी, अहम मशीनों को ले जाने वाली गाड़ियां शायद किसी दूसरे रास्ते पर चली गई थी। मैंने रेड पावर के बॉस को सोनिया के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा। वो बोला, हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ की हुकूमत ने जब्त कर लिया है, जो पोमी की मदद के लिए मिस्टर नोको के किले में गया था। दूसरा हेलीकॉप्टर भी पोमी ले गई है, मैं किसी तीसरे का बंदोबस्त करता हूँ। आप भी कोशिश करें, शायद पोमी का हेलीकॉप्टर मिल जाए। वो हेलीकॉप्टर उस फैक्ट्री के अहाते में अब तक मौजूद था। ल्यूचन और आनंद उस पर सवार होने जा रहे थे। मैंने आनंद से पूछा, पोमी कहाँ है? इसने कहा, वो फरहाद साहब, आपने देर कर दी, वो इसे ले गया है। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी, वो ल्यूचन और आनंद को छोड़कर नहीं जा सकती थी, जबकि इसका दिल फरहाद तक पहुंचने के लिए बेचैन था। असल किस्सा ये है कि मैं फरहाद की टीम में अकेली ख्याल ख्वानी करने वाली रह गई हूँ। मामला बड़े पेचीदा है, तमाम साथी मुख्तलिफ सिमतों में फैले हुए हैं। एक के पास जाती हूँ तो दूसरे के पास से गैर हाजिर रहती हूँ, जहाँ हाजिर नहीं रहती वहाँ काम बिगड़ जाता है। जब मैं सोनिया के पास गई तो फरहाद इससे बिछड़ चुका था। इधर पोमी तनहा रह गई थी। आर्मर ख्वाह कितना ही जीदार वो जैसे दर्जनों भी पोमी को देर नहीं कर सकते थे, मगर इस कमबख्त ने फरहाद के जरिए अपना काम निकाला था। पोमी ने मेरे जाते ही दूसरे कमरे के दरवाजे खुलवाकर ल्यूचन और आनंद को बाहर आने के लिए कहा। ल्यूचन को देखते ही जोजो और आर्मर हैरान रह गए, क्योंकि पोमी भी इसकी हम शक्ल थी। जोजो ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, ब्रदर, ये दोनों जड़वा जड़वा हैं, मैं ये जोड़ा अपने साथ ले जाऊंगी। पोमी ने कहा, आनंद, ल्यूचन को यहाँ से ले जाओ, हेलीकॉप्टर में मेरा इंतजार करो। आनंद ने कहा, पोमी, हम तुम्हें तनहा छोड़कर नहीं जाएंगे। आर्मर ने चौंक कर देखा, फिर हैरत और मसरत से बोला, पोमी, यानी कि तुम जड़वा बहने नहीं हो, तुम पोमी हो। वो पोमी जिसके वीडियो कैसेट तमाम खतरनाक तंजीमों के रिकॉर्ड रूम में पहुंच गए हैं। हाँ, मैं वही हूँ। मगर तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? खुशी क्यों ना होगी, मेरे मंसूबों की तकमील हो रही है। मैं फरहाद के साथ इसकी तमाम साथियों को जिंदा बतौरे मुर्दा बनाकर रखना चाहता हूँ। मैं तुम में से कभी किसी को जान से नहीं मारूंगा। तुम सब जिंदा रहकर मेरे लिए काम करोगे, मगर दुनिया वालों के लिए मुर्दा रहोगे। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मेरे सामने हवाई महल बनाने वाला सोनिया को जिंदा बतौर मुर्दा न बना सका। वो नागवारी से बोला, मेरी फहरिस्त में सोनिया नहीं है। हम भाई बहनों ने कसम खाई थी कि पहली फहरिस्त में इसे गोली मार देंगे, मगर जब हमारी मशीनों ने तवक्को से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई तो हमने सोचा जोजो की जिद पूरी की जाए। हमारी बहन मासूम और नादान है, वो सोनिया की तरह मक्कार बन जाए। इस एक नामुनासिब फैसले के बायस सोनिया को बच निकलने का मौका मिल गया। इतनी अजीब बात है, लोग फरहाद की टेलीपैथी से नहीं, सोनिया की मक्कारी से खौफजदा रहते हैं। इस मक्कार औरत की उम्र बहुत कम रह गई है। मेरा मशवरा है, तुम जोजो की उम्र का हिसाब रखो, और सोनिया तुम्हारी कमजोरी को समझ गई है। वो मुस्कुराकर बोला, मैं भी समझ गया हूँ सोनिया की कमजोरी फरहाद है। बाबा साहब के इदारे में तुम्हें सोनिया और मरजाना का मुरक्कब बनाने की बड़ी कामयाब कोशिशें की गई हैं, लिहाजा तुम भी सोनिया और बाबा साहब के इदारे की एक कमजोरी बन गई हो। इनमें से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं चाहेगा। क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगी? हौसला है तो हाथ लगाकर देख लो। हाथ लगाने की क्या जरूरत है, इतनी देर की गुफ्तगू से समझ गया हूँ शीबा यहाँ मौजूद नहीं है। वो चुप होकर मुस्कुराने लगा, मगर इस कहका पोमी को अपने दिमाग में सुनाई दे रहा था। इसने ये अखबार की छलांग लगाई, फजा में तैरती हुई आई, फिर एक लात इसके सीने पर मारी। वो कराहते हुए पीछे जाकर कुर्सी से टकराया, फिर उसे लिए हुए फर्श नशीन हो गया। वो चाहती थी फुर्ती से हमले करते हुए इस कदर जख्मी और कमजोर कर दे कि वो ख्याल ख्वानी के काबिल न रहे, इसे दिमागी झटके न पहुंचा सके। वाकई वो ऐसे मौकों पर सोनिया की तरह हाजिर दिमागी और चालाकी का सबूत देती थी। दूसरी तरफ आर्मर में टेलीपैथी की मुकम्मल सलाहियतें पैदा तो हो गई थी, मगर इन सलाहियतों को हाजिर दिमागी से काम में लाने का तजर्बा रफ्ता रफ्ता होने वाला था। वो जबरदस्त लात खाकर बौखला गया था। संभलने से पहले पोमी ने ऐसे ऐसे हाथ दिखाए थे, वो चश्मे तस्वर में उसका वीडियो कैसेट देखते देखते ढीला पड़ गया था। अब इसके फरिश्ते
फरिश्ते भी टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मगर अचानक ही पौमी के अलग से चीख निकल गई। इसके दिमाग को जबरदस्त झटका पहुंचा था। इसने दोनों हाथों से सर को थाम कर आर्मड की तरफ देखा। वो नडाल पड़ा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इसमें दिमागी झटका पहुंचाने का हौसला नहीं था। फिर किसने ऐसा किया था? वो फिर चीख मारकर पीछे गई, दीवार से टकरा गई, वहां से चकराते हुए आकर सोफे पर गिर पड़ी। इसका सारा वजूद लर्द रहा था। कौन दुश्मन ऐसा कर रहा था? दुश्मन की आवाज आई, तुमने मेरे प्यारे दोस्त को जख्मी किया है, मैं तुम्हें सजा देता रहूंगा। वो कराहते हुए बोली, फरहाद खुदा के लिए मेरा एक मशवरा मान लो। जब तक दोस्त और दुश्मन में तमीज न कर सको हमारे दरमियान मुदाखलत न करो। हम में से किसी के काम न आओ। गैर जानिबदार रहकर झूठ और सच, दुश्मन और दोस्त को समझने की कोशिश करते रहो। बात बातें दुश्मन पर असर कर जाती हैं, दोस्त पर नहीं करती। इसने फिर जहनी अजियत पहुंचाई। पौमी सोफे पर तड़पने लगी, दांत कचकचाते हुए बोली, अरे जालिम कितनी सजा देगा? बस कर, खुदा के लिए बस कर। अगर तुम सलामती चाहती हो तो मेरे दोस्त के साथ चली आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पौमी शदीद तकलीफ के बावजूद चौंक गई, कराहते हुए बेयकीनी से बोली, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे अपने पास बुला रहे हो? हाँ, मैंने वादा किया था कि तुमसे जरूर मिलूंगा। ये वादा जिंदगी में पूरा ना हो सका, मरने के बाद पूरा कर रहा हूँ, आ जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता सोफे पर से उठ गई। इसने जालिम बनकर जो अजीतें पहुंचाई थी इन्हें भूल गई। बस इस संग दिल से मिलना याद रह गया था। इसने कहा, मिस्टर आर्मर, मुझे अफसोस है, आइंदा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, मुझे फरहाद के पास ले चलो। आर्मर ने फरहाद का शुक्रिया अदा किया। फिर लियोचन और आनंद से कहा, हम जा रहे हैं, तुम दोनों 15 मिनट बाद यहाँ से जाना। पौमी ने इनसे मुसाफा करते हुए कहा, मेरी फिक्र न करो, तुम जवान मर्द हो, लियोचन को तहफ़्फ़ुज़ दो। इस हेलीकॉप्टर में इसे जहाँ ले जाना चाहो ले जाओ, इसे कभी बेसहारा न छोड़ना। वो जोजो और आर्मर के साथ चली गई। कहाँ गई, किस गाड़ी में गई, ये आनंद न देख सका। वो 15 मिनट के बाद लियोचन के साथ बाहर आकर हेलीकॉप्टर में सवार हो रहा था। तब मैं वहाँ पहुंची और ये तमाम हालात मालूम किए। मैंने आनंद से कहा, तुम सफर शुरू करो, मैं बाद में आऊंगी। मैंने पौमी के पास आकर पूछा, ये क्या हमाकत है? तुम कहाँ फंसने जा रही हो? फंसने नहीं, फरहाद से मिलने जा रही हूँ। तुम दुश्मन के साथ जा रही हो। दोस्त के प्यार में फंसने के बाद दुश्मन का जाल नजर नहीं आता। क्या दीवानी हो गई हो? दीवानी इतना जानती है, जब भी बुलाए यार आर हो जाओ या पार। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, इस पर इश्क का भूत सवार है। किस पर? वो पौमी दुश्मन के साथ फरहाद से मिलने जा रही है। जवान लड़की है, इश्क तो करेगी ही। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। क्या तुम्हें इस बात पर एतराज है कि वो फरहाद से क्यों मोहब्बत कर रही है? मैं जरा गड़बड़ा गई, जैसे अंदर छुपी हुई बात बाहर आ गई हो। मुझे सोनिया से गुफ्तगू करते वक्त मोहतात रहना चाहिए। बाज़ औकात वो चालाक औरत अपनी बातों से चित कर देती है। मैंने जरा संभल कर कहा, भला मुझे क्यों एतराज होगा? वो सर्द आ भरकर बोली, शीबा, हम सब बीमार हैं और डॉक्टर मुकद्दर बेग ने उस एक अनार को हम सब के नुस्खे में लिख दिया है। सब्र करो। मां नीलमा दासी और भगवान हीरा स्वामी का किस्सा अधूरा रह गया था। मुझे किसी और तरफ तवज्जो देने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। इन लम्हात में भी सोनिया, फरहाद और पौमी आजमाइशों से गुजर रहे हैं। मैं उनकी खबर लेती रहूंगी। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं ये दास्तान फिर अधूरी छोड़कर उधर चली जाऊंगी। मां नीलमा दासी और हीरा स्वामी को ये इतला मिल चुकी थी कि कुछ आदमियों ने पौमी, लियोचन और आनंद को एक होटल में घेरने और पौमी को जबरन साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन पौमी ने इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया था। हीरा स्वामी ने कहा, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, वो मेरे आदमी नहीं थे। मां नीलमा दासी ने कहा, दुनिया वालों के सामने भगवान बनते हो और बंद कमरे में हकीकी भगवान की कसम खाते हो। मैं एक दोगले की बात पर भरोसा नहीं कर सकती। मुंह संभाल के बात करो। अपने शौहर को दोगला कह रही हो। क्या दुनिया वालों के सामने शौहर होने का एतराफ करोगे? बकवास ना करो। मैं यहाँ कब तक बंदा रहूंगा? जब तक मेरा बेटा सही सलामत वापस नहीं आएगा। आखिर वो कब आएगा? कहाँ मर गया है वो? नीलमा ने चीख कर कहा, वो नहीं मर सकता। आप इसकी जिंदगी की दुआ मांगते रहें, वरना रिमोट कंट्रोल का बटन दब जाएगा। हीरा स्वामी ने दहशतज़दा होकर नीलमा के सामने रखे हुए रिमोट ब्लास्टर को देखा, फिर सार झुकाकर अपनी जेब को देखते ही आंखें बंद कर ली, मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जेब में रखा हुआ नन्हा सा बम फट पड़ेगा। वो बड़ी आजिजी से बुड़बुड़ाने लगा, फरहाद, मैं मानता हूँ तुमने इन आदमियों के दिमाग में पहुंचकर हकीकत मालूम कर ली होगी। बेशक वो मेरे आदमी थे, मगर तुमने ये भी मालूम किया होगा कि वो अपनी मर्जी से पौमी को गिरफ्तार
इंतजार करने गए थे, मैंने हुक्म नहीं दिया था। वो नमक हलाल है, अपने मालों को बचाने के लिए अपनी मर्जी से इकदाम करते रहते हैं, मैं भला क्या कर सकता हूँ। वो चुप हुआ, मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। वो मुझे फरहाद समझ रहा था। यूं भी मैं इस वक्त दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद नहीं थी। मैं इनके ये हालात बाद में मालूम करने के बाद बयान कर रही हूँ। बहरहाल इसने फिर मुखातब किया, फरहाद तुम नीलमा को यकीन दिलाओ, वो मेरे आदमी थे, मगर हुक्म मेरा नहीं था। मेरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। वो बार बार मुखातब कर रहा था। फिर इसे यकीन हो गया कि मैं मौजूद नहीं हूँ। उसने गहरी सोचती हुई नजरों से नीलमा को देखा, फिर कहा, मैं कई बार फरहाद को मुखातब कर चुका हूँ, ये उसका फर्ज है कि वो आनंद की खैरियत से हमें आगाह करता रहे। नीलमा ने तायद की, हाँ मैं भी कई बार मुखातब कर चुकी हूँ, जाने वो कहाँ है, शायद मेरे आनंद की निगरानी कर रहा है। ये तुम्हारी खुशफहमी है, दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे ट्रांसमीटर लाकर दो, मैं अपने आदमियों को हुक्म देता हूँ, वो सिर्फ आनंद की खैरियत मालूम नहीं करेंगे, इसे 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँचा भी देंगे। मैं ट्रांसमीटर नहीं दूंगी, तुम पोमी के खिलाफ कोई हुक्म दोगे तो मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं ऐसा करूं तो बटन दबा देना। वो सोच में पड़ गई। माँ का दिल कह रहा था किसी तरह भी बेटे की खैरियत मालूम करना चाहिए। वो बोला, तुम फरहाद नहीं हो के सोचते सोचते बेटे के पास पहुंच जाओ, वक्त जाया ना करो। इसने रिमोट ब्लास्टर को चटाई के पास से उठा लिया, फिर कमरे से जाते हुए बोली, मैं दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, ट्रांसमीटर लाने तक किसी ने यहाँ आकर खोलना चाहा तो बटन दब जाएगा। वो कमरे से बाहर गई, फिर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। हीरा स्वामी जेरे लब उसे गालियां देने लगा। इसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे, हथकड़ी से बंधे हुए, खिड़की की आहनी जाली से मुंसलिक थे, पांव आजाद थे मगर वो आगे नहीं बढ़ सकता था। जुबान पर पाबंदी नहीं थी मगर वो अपने आदमियों को आवाज देकर बुला नहीं सकता था, क्योंकि ब्लास्टर नीलमा के हाथ में था। आवाज देते ही वो धमाका कर देती। कमरे का दरवाजा खुल गया। वो एक ट्रांसमीटर ले आई। इसके दाएं हाथ में रिमोट ब्लास्टर था। इसने जरा फासले से बाएं हाथ का ट्रांसमीटर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। वो चुपचाप खड़ा रहा। नीलमा ने इसे देखा, फिर अपनी हमाकत का एहसास हुआ। इसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे, फिर वो ट्रांसमीटर को कैसे थाम सकता था। इसने कहा, अगर ये ट्रांसमीटर तुम मेरे हाथों में थमा दो तब भी मैं किसी से बात करने के लिए ना तो फ्रीक्वेंसी मिला सकूंगा ना बात कर सकूंगा। छोटे ट्रांसमीटर को मुंह के करीब रखकर बात करना होती है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास आओ, मेरी बताई हुई फ्रीक्वेंसी सेट करो, फिर मेरे मुंह के करीब इसे रखो, मैं अभी आनंद को यहाँ बुलवा लूंगा। वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं करीब आऊंगी तो ये ब्लास्टर छीन लोगे। तुम पागल हो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और कौन से हाथ हैं कि छीन लूंगा? तुम्हें भरोसा नहीं है तो ब्लास्टर को चटाई के पास रख कर आओ। अगर मैं ट्रांसमीटर पर आनंद के खिलाफ कोई बात करूं तो ब्लास्टर के पास चली जाना। यही तरीका मुनासिब लगा। इसने चटाई के पास इसे ऐसी जगह रखा कि खतरा महसूस हो तो एक कदम बढ़ाते ही वहां पहुंचकर बटन दबाने की धमकी दे सके। वो एक वफाशुआर बीवी थी, अब भी इसे मार डालने के लिए नहीं, सिर्फ धमकी देने के मुतालिक सोच रही थी। वो ट्रांसमीटर लेकर आई। हीरा स्वामी इसे बताने लगा कि किस तरह मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहिए। वो इसकी हदायत पर अमल करने लगी। जरा सी देर में चूं चूं की धीमी आवाज से इशारा मौसूल होने लगा। इसने कहा, देखो जरा सुनो, इतनी धीमी आवाज है, इसे मुंह के करीब लाओ वरना दूसरी तरफ आवाज नहीं जाएगी। वो हिचकिचाते हुए जरा करीब आई। हीरा स्वामी ने दोहराना नाराजगी से कहा, जाओ मैं बात नहीं करूंगा, तुम खुद ही बेटे को बुला सकती हो तो बुला लो, क्या मुझसे आकर लगोगी तो गुनाहगार बन जाओगी। इसने और करीब आकर ट्रांसमीटर को मुंह से लगा लिया। वो बोलने लगा, हेलो हेलो, मैं GHS बोल रहा हूँ, हेलो, कोड वर्ड्स में पैगाम सुनो और फौरन अमल करो। नीलमा ने कहा, खबरदार कोड वर्ड्स में नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। भाई मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने मुझे बांध रखा है और मेरी जान खतरे में है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारे कमरे में हूँ। ये कहते ही वो अचानक उछला, फिर दोनों टांगे फैलाकर नीलमा को अपनी लपेट में ले लिया। चीख कर बोला, फौरन आकर मुझे बचाओ। इसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट गया था। वो दोनों टांगों के हल्के से निकलने की जद्दोजहद कर रही थी। इसने ब्लास्टर को सिर्फ एक कदम के फासले पर रखा था। वो पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती थी मगर गिरफ्त से निकल नहीं पा रही थी। इसने बड़ी मजबूती से टांगों का पेच डाल रखा था। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, तुम मेरी औलाद के दुश्मन हो। फरहाद को मालूम होगा तो तुम इस बम से निजात पा गए हो तो वो मेरे आनंद को मार डालेगा। वो रोने लगी, गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहने लगी, मैं अपने सुहाग की कसम खाती हूँ, वो ब्लास्टर हासिल करके तुम्हारे साथ जान दूंगी, हम अपनी औलाद पर कुर्बान हो जाएंगे। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इसकी गिरफ्त में मचल रही थी और हीरा स्वामी छत पर से उतर कर आने वालों का इंतजार कर रहा था। अभी इनके आने में देर थी। इससे पहले ही अचानक
बाजी पलटने लगी। एक चूहा दौड़ता हुआ जाने कहां से आ गया था, वो बीच कमरे में आकर ठहर गया। इसके और रिमोट के ब्लास्टर के दरमियान सिर्फ 2 गज का फासला था। हीरा स्वामी के दीदे दहशत से फैल गए। उसने होश होश कहकर इसे भगाना चाहा, शायद वो भाग जाता, लेकिन सिर्फ इंसान ही दहशतज़दा नहीं होता, जानवर भी होते हैं। चूहा खौफजदा था। इसने घूमकर दरवाजे की जानिब देखा। आवाज आई, म्याऊं म्याऊं, यक न शुद्ध दो शुद्ध। बिल्ली ने दरवाजे से ही छलांग लगाई। इधर चूहे ने दौड़ लगाई। वो क्या जाने चूहे दान क्या होता है और ब्लास्टर क्या बला है। हीरा स्वामी ने एक चीख मारी, नहीं अबे वहां से नहीं, मगर चूहा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ ब्लास्टर के ऊपर से गुजरता चला गया। हीरा स्वामी ने आंखें बंद कर ली थी। है भगवान माफ कर दे, अगर बच गया तो कभी भगवान नहीं बनूंगा, साधु बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। नीलिमा ने कहा, ऐसे ही पछता रहे हो तो मुझे छोड़ दो। तुम नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हो तो मैं धमाका नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे। इसने एक आंख खोल कर देखा, शायद चूहे का वजन ज्यादा नहीं था, इसलिए बटन नहीं दबा, या वो बटन के करीब से गुजर गया होगा। हीरा स्वामी को यकीन हुआ कि वो बच गया है। इसने कहा, नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी दुश्मन है, तुम मुझे भगवान बनते नहीं देखना चाहती। अब मेरे आदमी आते ही होंगे, मैं बच जाऊंगा। म्याऊं म्याऊं, बिल्ली ने जैसे वार्निंग दी। वो फिर घबरा गया क्योंकि चूहा फिर बिल्ली की नजरों में आ गया था। वो भाग रहा था, ये पीछा कर रही थी। हालात की सितमदरी भी ये कि ये भाग दौड़ ब्लास्टर के आसपास हो रही थी। वो दूर जाते थे मगर फिर वहीं आ जाते थे। हीरा स्वामी ने रोने के अंदाज में चीखते हुए कहा, अरे इस बिल्ली का एक पाँव भी बटन पर पड़ गया तो क्या होगा? सब कुछ होगा पर ये भगवान नहीं होगा। है भगवान मुझे माफ कर दे, मुझे न उठा, इस बिल्ली चूहे को उठा ले। मैं चूहा बन जाऊंगा मगर कभी भगवान नहीं बनूंगा। मैं कभी तेरी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। नीलिमा अब जद्दोजहद नहीं कर रही थी। इसने गर्दन में बाहें डालकर कहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बिल्ली जरूर इस पर से गुजरेगी, हम दोनों साथ मरेंगे। तुम मरो, मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मगर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। उसने फौरन ही गिरफ्त ढीली कर दी। इसे छोड़कर दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर बोला, दौड़ो, उस ब्लास्टर को उठा लो। इधर बिल्ली ने अखबार की ब्लास्टर की तरफ छलांग लगाई। छलांग चूहे पर थी, इसलिए वो ब्लास्टर के बालिशित ऊपर से गुजरती चली गई। हीरा स्वामी की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। इसने समझा बिल्ली बटन पर पहुंच गई है। इसने जैसे ही जिंदगी की आखिरी चीख मारी, फिर बिल्ली को और बीबी को बेयाक वक्त गालियां देते हुए कहने लगा, अरे उसे उठाती क्यों नहीं, मुझसे क्यों चिपकी हुई है? उसने मंदिर में भगवान के सामने कसम खाई थी कि हम जन्म जन्म साथ रहेंगे। मैं वो कसम तोड़ता हूँ, तुझे आनंद की कसम, ब्लास्टर को उठा ले। बेटे की कसम सुनते ही वो फौरन अलग हुई, फिर ब्लास्टर को उठा लिया। ये अच्छा ही हुआ कि इसे उठा लिया, क्योंकि दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आ रही थी। जरा ही देर में कितने ही मुसल्लह अफराद दरवाजे पर नजर आए। हीरा स्वामी ने गुस्से से गरजते हुए कहा, जलील के बच्चों, अब आ रहे हो, कहाँ मर गए थे? एक ने सर झुकाकर कहा, स्वामी जी हम मजबूर थे। आनंद बाबू ने जनाना गेट को लॉक कर दिया था। माँ नीलिमा दासी के आदमी हमें ताला तोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। हमने इनसे लड़ाई की, इन्हें मार के भगाया, तब ताला तोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। नीलिमा ने कहा, पहुँच तो गए हो मगर मेरे कमरे में कदम रखना, और तुम्हारे स्वामी जी भी तुमसे यही कहेंगे। मगर नीलिमा ने कहा, पहुँच तो गए हो मगर मेरे कमरे में कदम न रखना, और तुम्हारे स्वामी जी भी तुमसे यही कहेंगे। मुसल्ला अफराद ने सवालिया नजरों से हीरा स्वामी को देखा। इसने नीलिमा को रहम तलब नजरों से देखा, फिर थूक निगलते हुए कहा, मेरी जेब में नन्ना सा बम है, अगर तुम में से यहाँ कोई कदम रखेगा तो मैं रिमोट ब्लास्टर के जरिए मर जाऊंगा। इस वक्त मेरी जिंदगी तुम्हारी माँ नीलिमा दासी के हाथ में है। एक ने हाथ जोड़कर पूछा, हम क्या कर सकते हैं, हुक्म दीजिए। स्वामी जी ने कहा, हमारे तमाम जराए इस्तेमाल करो, जितनी जल्दी हो सके। आनंद को बाहिफाजत यहाँ ले आओ, जितनी जल्दी हो सके। मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। वो हुक्म सुनकर जाना चाहते थे। इसने कहा, ठहरो, इस कमबख्त बिल्ली को गोली मार दो। वो चूहे को शिकार नहीं कर सकी थी, जाने वो कब निकल गया था। आने वाले दरवाजे पर थे, इसलिए बिल्ली नहीं निकल सकी थी। एक ने अपनी राइफल सीधी करना चाहिए। नीलिमा ने डांट कर कहा, खबरदार इसे ना मारना, चले जाओ यहाँ से। इन्होंने बेबसी से स्वामी जी को देखा। वो गुस्से से बोला, मुझे क्या देखते हो, जाओ यहाँ से, अभी जाओ और अभी आनंद को लाओ। वो चले गए। इस कमरे में वो दोनों फिर तनहा रह गए। नीलिमा ने कहा, आदमी चाहे जितनी कोशिश कर ले अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकता, और चाहे कितना ही खतरात से खेल ले अपनी मौत से पहले नहीं मार सकता। वो गुर्राकर बोला, क्या तुम मुझे नसीहतें कर रही हो? आपने भगवान बनकर नसीहतें करने का ठेका नहीं ले लिया है। जो कुछ अभी हुआ है इस पर गौर कीजिए। आपने अपने बचाव के लिए कैसी चाल चली थी, मुझे पास बुलाकर जकड़ लिया,
बड़ी चालाकी से ट्रांसमीटर के जरिए अपने आदमियों को बुलाया। क्या आपके आदमियों ने बचा लिया? वो जरा तवक्कुफ से बोली, ये गौर करने का मुकाम है। आपने कामयाब चाल चली, आपके आदमी मदद को आने वाले थे, मगर कुदरत ने हकीर से चूहे और बेजरर सी बिल्ली को भेज दिया। कुदरत ने ये समझा दिया कि आप बचना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। सिर्फ वही मालिक हकीकी हमें बचाता है और वही हमारे दिन पूरे करता है। इसने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे अकल आ गई है, आइंदा मैं भगवान बनने की हमाकत नहीं। यू शट अप। मौत आपके सीने से लगी धड़क रही है, इसके बावजूद आप चंद मिनटों के अंदर कई बार इंसान बनकर पछताए, फिर कई बार शैतान बन गए। मैं आप पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, मगर हाँ, आपको इस मौत से निजात दिलाती हूँ जो इंसानी हाथों से आ रही है। वो खुश होकर बोला, यानी तुम मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, अभी मैंने आपको जो नसीहत की है इस पर मुझे भी अमल करना चाहिए, मुझे भी भरोसा करना चाहिए कि वो मालिक हकीकी है। चाहेगा तो मेरे बेटे को दुनिया से उठा लेगा, वो चाहेगा तो मेरे बेटे को लंबी उम्र देगा। फिर मैं तुम्हें मौत की धमकी क्यों दे रही हूँ? इसका मतलब है कि मेरा ईमान कमजोर है, मुझे आपके नहीं अपने ईमान को देखना चाहिए। आप खाल के हकीकी पर भरोसा करें या ना करें, मुझे करना चाहिए। वो आगे बढ़ी, इसके करीब आई, इसकी जेब में हाथ डालकर इस नन्हे से बम को निकाला, फिर पीछे हट गई। वो मारे खुशी के कांपने लगा। नीलमा, आहा, तुम देवी हो, ओहो हो, मैं खुशी से मर जाऊंगा। बस एक बात और मान लो, इस मनहूस रिमोट ब्लास्टर को अपने से दूर रखो और मेरे हाथ खोल दो। मेरी बात मान लो, मेरे दिल की रानी, मेरी नीलमा, मेरी माँ, मेरे हाथ खोल दो। इसने ब्लास्टर को चटाई पर रख दिया, इसकी तरफ आने लगी। वो चीख मारकर बोला, नहीं, वो आरामजादी बिल्ली आ जाएगी, इसे वहां न रखो, मेरे हाथों में दे दो। अरे क्यों मेरा दिल दहलाती हो? इस बम को भी चटाई पर रख दो, वो ज्यादा दूर तो नहीं है, हम दोनों मर जाएंगे। वो बेहद संजीदा थी, इसके दिल में ममता और चेहरे पर ईमान का नूर था। उसने पास आकर हथकड़ी खोल दी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे अभी पैदा हुआ हो, अभी जिंदगी मिली हो। इसने आजाद हाथों को उठाकर एक बड़क मारी। नीलमा को एक धक्का देता हुआ चटाई के पास आया, फिर एक हाथ से रिमोट ब्लास्टर और दूसरे से गोली नुमा बम को उठाकर फातहाना अंदाज में कहकहा लगाया। वहाँ से पागलों की तरह हंसता हुआ दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया। मैं जिंदा हूँ, मैं मर नहीं सकता, मैं कभी नहीं मर सकता, क्योंकि भगवान कभी नहीं मरता। वो खुशी से चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक बालकोनी में आया। बाहर बगीचे में इसके चंद अफराद खड़े हुए थे। एक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, हम तमाम जराए इस्तेमाल कर रहे हैं, आनंद बाबू की जल्द ही खबर मिलेगी। उसने कहा, तुम लोगों ने तमाम जराए इस्तेमाल किए, सिर्फ भगवान का जरिया रह गया है। नमक हरामो, इसे इस्तेमाल करने के लिए भगवान के पास जाओ। ये कहते ही इसने बालकोनी की बुलंदी से इस नन्हे बम को अपने वफादारों की तरफ फेंका, फिर इसके साथ ही रिमोट ब्लास्टर के बटन को दबा दिया। वो बम छोटा सा था, मगर धमाका जबरदस्त हुआ। कितने ही मुसल्लह अफराद की चीखें दूर तक गूंज गईं। वो बालकोनी से मुंह फेर कर वापस आने लगा। मालिक ये नहीं देखता कितने कुत्ते जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा बचे वो वफादार रहेंगे, कुत्ते हैं। इसके सर से मौत टल गई थी। वो झूम झूम कर वापसी में चलता हुआ नीलमा के कमरे में आया। वो कमरा खाली था। वो दूसरे कमरे में पहुंचा। नीलमा टेलीफोन का रिसीवर उठाए नंबर डायल कर रही थी। वो आहट सुनकर पलट गई, फिर बोली, आनंद मैनहट्टन में है, मैं फोन करके मालूम करती हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।